नमस्कार साथियों मैं शिरीष कुमार साव आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है हमारा अगला विषय है पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो हम इस डायग्राम के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र के घटक को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक घटक पर हम चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस डायग्राम के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र को हम समझेंगे। पारिस्थितिक तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: जैविक घटक, ऊर्जा घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। एक एक करके धीरे से समझने का प्रयास करते हैं। पुनः एक बार मैं कहूँगा, पारिस्थितिक तंत्र को जैविक घटक मतलब कि जिनमें जीवन होता है, उन्हें जैविक घटक में शामिल किया जाता है। ऊर्जा घटक, इस पृथ्वी पर सूर्य का मतलब इस पृथ्वी पर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य होता है, इसीलिए ऊर्जा घटक में केवल सूर्य के प्रकाश को रखा गया है। अजैविक घटक में इन शॉर्ट मैं कहूँ तो अजैविक घटक हम उस घटक को कहते हैं जिसमें जीवन नहीं होता। तो इसमें शामिल होते हैं मृदा, हवा, पानी। इस प्रकार से ये अजैविक घटक हैं। जैविक घटक जिनमें जीवन होता है, इसमें शामिल होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में शामिल होते हैं हरे पेड़ पौधे और शैवाल जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हरे पेड़ पौधे और शैवाल जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उसके बाद है उपभोक्ता, उसके बाद है अपघटक। अपघटक मतलब कि जीवाणु एवं कवक जो सड़े गड़े या मृत चीज़ों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको बोलते हैं जीवाणु और कवक। उसके बाद है उपभोक्ता में शामिल होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वाहारी। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम पोषण स्तर की बात करें तो जो उत्पादक होते हैं उनको हम लोग प्रथम पोषण स्तर में रखते हैं। क्यों रखते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस डायग्राम के माध्यम से आप समझने का प्रयत्न करें। प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग द्वितीय पोषण स्तर पर रखते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीय पोषण स्तर पर और तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ पोषण स्तर पर रखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि जैविक घटक क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक को हम शॉर्ट रूप में कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक को जैविक घटक जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, ऊर्जा संघटक जिसको हम लोग एनर्जी कंपोनेंट कहते हैं, अजैविक घटक जिसको हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, में विभाजित करते हैं। अब हम जैविक घटक जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और अजैविक घटक में संबंध दर्शाने वाला या संबंध को होलोकोइनोसिस कहते हैं। पुनः एक बार, जैविक एवं अजैविक के मध्य संबंध को होलोकोइनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो होलोकोइनोसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं जैविक घटक क्या है। इसको हम बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। इसको हम बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। तो जैविक घटक को समझने के लिए या जैविक घटक क्या है, तो जैविक घटक में हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर किसको पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों को, और किसको शामिल किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। सामान्य तौर पर पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है, जिन्हें क्रमशः हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी यानी कि उत्पादक, विषमपोषी यानी कि उपभोक्ता एवं मृतपोषी यानी कि अपघटक कहते हैं। फिर से एक बार बोल दूं तो जैविक घटक के अंतर्गत
अब हम देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक क्या है? तो इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। किनको किनको शामिल किया जाता है? पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। अब इन्हें क्या कहते हैं? पौधों को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं इन्हीं पौधों को हम लोग कहते हैं स्वपोषी। और स्वपोषी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी मतलब कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। अब मैं कहा जंतु। जंतु यानी कि क्या? उपभोक्ता। जंतु यानी कि क्या? उपभोक्ता। जंतु यानी कि क्या? उपभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। और सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव में क्या कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं अपघटक। इसमें कौन आते हैं? तो अपघटक कहते हैं सूक्ष्म जीवों को। अपघटक ये मृत शरीर को सड़ा गला देते हैं और अपघटित कर देते हैं मृदा में। तो इस सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहेंगे? अपघटक कहेंगे। अपघटक कहेंगे। इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं। क्या नाम से है? तो मृतपोषी। क्या नाम से जानते हैं हम लोग इसे? मृतपोषी। एक बार और सुनिए, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं सामान्य तौर पर पौधे शामिल होते हैं, जंतु शामिल होते हैं और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। जैविक घटक में क्या शामिल होते हैं? पौधे शामिल होते हैं, जंतु शामिल होते हैं और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। तो इन पौधों को हम लोग कहते हैं क्या? स्वपोषी। स्वपोषी कहते हैं या उत्पादक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य की प्रकाश से ये अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जंतु। इनको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता। इनको हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता। तो ये अपने भोजन के लिए किस पर आश्रित रहते हैं? तो इन हरे पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, इन उत्पादक पर आश्रित रहते हैं। अब आते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को कहते हैं हम लोग क्या? अपघटक। क्यों? क्योंकि ये मृत और सड़े गले पदार्थों को मिट्टी में मिला देते हैं, अपघटित कर देते हैं। इनको हम एक और नाम जानते हैं। वह कौन सी नाम है? तो मृतपोषी। मृतपोषी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अब एक एक करके हम इसका अध्ययन करते हैं। जैविक घटक। जैविक घटक में सबसे पहला आता है उत्पादक। सबसे पहला क्या आता है? उत्पादक। उत्पादक अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो प्रोड्यूसर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स। तो उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक मतलब कि पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पादप जगत अर्थात पौधों को, है ना, पादप जगत। पादप जगत में क्या आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो हरे पेड़ पौधों को हम लोग क्या कहेंगे? हरे पेड़ पौधों को हम लोग जो पारितंत्र का क्या कहेंगे? तो उत्पादक कहेंगे। पारितंत्र का उत्पादक कहेंगे। ठीक है, पारितंत्र का उत्पादक कहेंगे। ये जो है ना, ये पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे। तो ये अपने भोजन का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं करते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? तो स्वयं करते हैं। तो उत्पादक में क्या शामिल होते हैं? पादप जगत के हरे पेड़ पौधे, है ना, हरे पेड़ पौधे शामिल होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? पारितंत्र का उत्पादक कहते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं निर्माण करते हैं। या हम किस प्रकार से कह सकते हैं? हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसे प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। इसे प्रथम पोषण स्तर, जो उत्पादक होते हैं उनको हम लोग प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखते हैं। उनको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? तो प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्पादक। उत्पादक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं, है ना। इसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब देखो, जो उत्पादक क्या होते हैं? तो पादप जगत यानी पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहते हैं, है ना। इसमें शामिल होते हैं हरे पेड़ पौधे। इसमें शामिल कौन होते हैं? तो हरे पेड़ पौधे होते हैं।
अब हम देखते हैं उत्पादक। उत्पादक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रोड्यूसर। अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। तो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं पादप जगत, है ना। इसके अंतर्गत क्या शामिल होते हैं? पादप जगत के हरे पेड़ पौधे, पादप जगत के, है ना, पादप जगत के क्या? तो हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। पादप जगत के हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ये जो हरे पेड़ पौधे हैं ये अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, भोजन का निर्माण जो है ना ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगला पॉइंट ये है कि ये जो उत्पादक हैं इन्हें प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत रखा गया है। इसे हम लोग प्रथम पोषक स्तर या प्रथम पोषण स्तर, है ना, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो इसमें हरे पेड़ पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये अपना भोजन जो है हरे पत्तियों यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से, हरे पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरे पत्तियां जो होती हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना, ये क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। तो इसी कारण पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं। उत्पादक कहते हैं या क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं उपभोक्ता। अगला हम लोग क्या देखते हैं? तो उपभोक्ता। उपभोक्ता को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। क्या कहते हैं? तो कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर क्या होते हैं? उपभोक्ता जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण क्या स्वयं नहीं करते, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, स्वयं नहीं करते, जो जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते बल्कि किस पर निर्भर रहते हैं? तो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। जो जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते उपभोक्ता कहलाते हैं, है ना, उपभोक्ता कहलाते हैं। यह हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं, है ना, इन्हें उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है। उपभोक्ता को फिर हम श्रेणी में बांटते हैं। पहला उपभोक्ता, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इसके भी प्रकार हैं, उपभोक्ता के प्रकार हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं। जो अपने भोजन के लिए किस पर आश्रित होते हैं? तो पौधों पर आश्रित होते हैं, है ना, जो अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं, पौधों पर आश्रित होते हैं, जो अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं। या हम यूँ कहें कि ये शाकाहारी होते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। ये क्या होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते हैं, पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, है ना, पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, कोमल तनों खाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे? जैसे कि टिड्डा है, ये शाकाहारी है, पौधों के तनों खाता है। जैसे कि बकरी है, ये भी शाकाहारी है। जैसे कि गाय है, जैसे कि हिरण है, ये क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है। इस प्रकार के जो जीव होंगे जो कि उत्पादक को यानी कि हरे पेड़ पौधों को खाएंगे, जो शाकाहारी होंगे वो क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं बनाते बल्कि अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होंगे? उत्पादक पर निर्भर होंगे। किस में शामिल होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर, इनको हम लोग कहेंगे। अगला हम लोग देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अगला है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत कौन शामिल होंगे? इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जीवित हैं, है ना, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर, है ना,
प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर, प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जीवित हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जीवित हैं। और देखो, इस श्रेणी के जीव को द्वितीयक उपभोक्ता भी कहते हैं और मांसाहारी भी कहते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता के जीव को शाकाहारी कहते हैं, वैसे द्वितीयक उपभोक्ता के जीव को हम लोग क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। तो क्यों कहेंगे मांसाहारी? क्योंकि ये जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, यानी सेकेंडरी जो कंज्यूमर हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन? टिड्डा, बकरी, गाय और हिरण हैं। तो ये लोग क्या हैं? शाकाहारी हैं। जो बकरी, टिड्डा, गाय और हिरण है शाकाहारी है। क्यों है? क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक खाते हैं। लेकिन जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता को यानी कि टिड्डा को, बकरी को, गाय को, हिरण को खा रहे हैं, ये मांसाहारी हैं। तो इनमें कौन शामिल होंगे? तो इनमें शामिल होंगे, जैसे चूहा वो खाने वाली क्या है? चूहा क्या है? तो चूहा प्राथमिक उपभोक्ता है। मान लो चूहा को बिल्ली खा रही है, तो बिल्ली कैसी है? मांसाहारी है। बिल्ली किस में शामिल होगी? द्वितीयक उपभोक्ता में शामिल होगी। बिल्ली किस में शामिल होगी? तो द्वितीयक उपभोक्ता में शामिल होगी। इसी प्रकार से जैसे हिरण है, तो हिरण क्या खाता है? तो हिरण जो है ना, ये हरे पेड़ पौधों को खाता है, उत्पादक को खाता है। हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। तो हिरण को खाने वाला कौन है? तो हिरण को खाने वाला है भेड़िया। तो भेड़िया क्या होगा? भेड़िया होगा द्वितीयक उपभोक्ता। भेड़िया क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसी प्रकार से हम समझेंगे कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, जो मांसाहारी होगा, वह क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लें तो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे टिड्डा है, टिड्डा को खाने वाला क्या है? मेंढक है। तो मेंढक क्या होगा? मेंढक भी द्वितीयक उपभोक्ता होगा। इसी प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। चलिए अगली ओर अगला है हमारा तृतीयक उपभोक्ता। अगला क्या है? तो तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? अगला उपभोक्ता है हमारा तृतीयक उपभोक्ता। तो वे जीव जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों से अपना भोजन करते हैं। वे जीव जो प्राथमिक और द्वितीयक है ना, वे जीव जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वे जीव जो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या कहलाएंगे? तो तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। तृतीयक उपभोक्ता भी क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। तृतीयक उपभोक्ता भी क्या होंगे? तो मांसाहारी होंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कि शेर। इसका एक एग्जाम्पल देखें तो टिड्डा क्या है? टिड्डा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। ये क्या है? पौधों की टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डा पौधों और हरे पत्तियों को खाता है। टिड्डा को खाने वाला है मेंढक। मेंढक है द्वितीयक उपभोक्ता। अब मेंढक को खाने वाला है मान लो सांप, तो सांप क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो जो तृतीयक उपभोक्ता है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। हम ये भी समझ सकते हैं कि जो सांप है वो टिड्डा को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है और मेंढक को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। यानी कि जो तृतीयक उपभोक्ता है वो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकता है, भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, और द्वितीयक उपभोक्ता को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। जैसे अगला विषय है सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या आते हैं? तो जो जीव उत्पादक और उपभोक्ता, जो जीव उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे, और उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, जो जीव उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे जीव? जैसे कि हम लोग लिखेंगे सर्वाहारी की परिभाषा में, जो जीव उत्पादक मतलब कि क्या आएंगे? हरे पेड़ पौधे। इसमें आएंगे उत्पादक और उपभोक्ता। तो उत्पादक में आएंगे आपके हरे पेड़ पौधे, इसमें आएंगे आपके क्या? हरे पेड़ पौधे।
और उपभोक्ता में कौन आएंगे? तो उपभोक्ता में आएंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों उपभोक्ता। यानी कि ये क्या होंगे? सर्वाहारी। ये शाकाहारी भी होंगे और ये मांसाहारी भी होंगे। ये शाकाहारी भी होंगे और ये मांसाहारी भी होंगे। तो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं मनुष्य। सर्वाहारी के अंतर्गत क्या आते हैं? तो मनुष्य को आते हैं। ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं अपघटक। अगला हम लोग देखते हैं अपघटक। अपघटक यानी कि क्या? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिकम्पोजर। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक वे जीवीय घटक हैं जो अपना जीवन निर्वाह उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, है ना। ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? उत्पादक, है ना, उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर, उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि कोई हरा पेड़ पौधा या कोई कहना चाहिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता जब मर जाता है तब उसे मिट्टी में मिलाने के लिए जीवाणु, बैक्टीरिया आदि जो है ना उसको सड़ा गला करके खा जाते हैं। इस प्रकार से वह डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, वे जीवीय घटक होते हैं, जैवीय घटक होते हैं जो अपना भोजन निर्वाह उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। इसका कारण है अपघटक मृतोपजीवी कहलाता है। इसी कारण से इन अपघटक को हम लोग क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृत शरीर को सड़ा गला करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसे डिकम्पोज कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक वे जीवी घटक हैं जो अपना जीवन निर्वाह उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। इसी कारण हम इस अपघटक को क्या कहते हैं? तो मृतोपजीवी कहते हैं। अपघटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव आते हैं। इसमें आते हैं सूक्ष्म जीव आते हैं। और क्या क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव के अलावा सूक्ष्म जीव आते हैं जो उत्पादक को अपघटित कर देते हैं। ये साधारण यौगिक पुनः उत्पादक द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार अपघटक पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनमें शामिल होते हैं कवक और जीवाणु, है ना। तो ये क्या करते हैं? जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ये उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर को सड़ा गला करके, है ना, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और मृत शरीर को मिट्टी में मिला देते हैं। इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। क्या कहते हैं? तो मृतोपजीवी। इनमें कौन कौन शामिल होंगे? सूक्ष्म जीव, कवक और जीवाणु शामिल होंगे। इनमें शामिल होंगे सूक्ष्म जीव में जीवाणु और कवक शामिल होंगे। अगला हमारा टॉपिक है अजैविक घटक। अजैविक घटक। तो अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक में इस घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्रकाश आता है अजैविक घटक में, है ना। अगर हम लोग प्रकाश को ऊर्जा स्रोत के रूप में एक अन्य घटक न माने तो प्रकाश को भी अजैविक घटक माना जाता है। और अगर ऊर्जा स्रोत का एक अन्य घटक अलग कर दें, जैसे हम लोग 3 घटक माने, जैविक, अजैविक और ऊर्जा स्रोत के रूप में घटक, है ना। अगर मान लो हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के 3 घटक माने, जैसे कि जैविक घटक, ऊर्जा संघटक और अजैविक घटक, तो उस कंडीशन में प्रकाश को हम ऊर्जा संघटक के स्थान पर रखते हैं। लेकिन अगर हम केवल 2 ही घटक माने, जैविक और अजैविक, तो उस परिस्थिति में प्रकाश को अजैविक घटक के अंतर्गत रखा जाता है। मान लो मैं अजैविक घटक की बात करूं तो इसमें शामिल होंगे प्रकाश। इसके अलावा क्या? तो इसके अलावा वायु या हवा, पानी भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा इसमें क्या शामिल होगा? तो इसके अलावा इसमें शामिल होगा मृदा, है ना, मृदा। इस प्रकार से ये शामिल होंगे। तो अजैविक घटक किसे कहेंगे? इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो किसी न किसी रूप से उत्पादक
एवं उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो अजैविक घटक कहते हैं। सामान्य तौर पर अजैविक घटकों को हम लोग 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। अगला घटक है अजैविक घटक। अजैविक घटक को अंग्रेजी में अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अजैविक घटक को अंग्रेजी में अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो किसी न किसी रूप से उत्पादक और उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं। ये प्रभावित करते हैं किसको, तो ये प्रभावित करते हैं उत्पादक को और उपभोक्ता को। उत्पादक और उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं। सामान्य तौर पर अजैविक घटक को परिभाषित करें तो वह घटक जिनमें जीवन नहीं होता अजैविक घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या शामिल होते हैं, इसके अंतर्गत शामिल होते हैं हवा, पानी, मृदा आदि। हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र को 3 घटकों में वियोजित किया जाता है। सबसे पहला होता है जैविक घटक, दूसरा होता है ऊर्जा संघटक और तीसरा होता है अजैविक घटक। अगर पारिस्थितिक तंत्र को केवल 2 घटकों में वियोजित किया जाए, जैविक घटक और अजैविक घटक, उस परिस्थिति में ऊर्जा संघटक को अजैविक घटक के रूप में लिया जाता है। ऊर्जा संघटक में हम सूर्य के प्रकाश को शामिल करते हैं, क्योंकि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जिसके द्वारा उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा या भोजन का निर्माण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो अगर हम लोग ऊर्जा संघटक के रूप में एक अलग घटक का निर्माण न करें तो मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश को भी अजैविक घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो प्रकाश को भी अगर हम लोग 3 घटक में वियोजित न करें तो प्रकाश को भी अजैविक घटक के रूप में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अजैविक घटक को किस प्रकार से वियोजित किया जाता है इसके बारे में देखें। अजैविक घटक। अब हम देखते हैं अजैविक घटक। तो अजैविक घटक को 4 पदार्थ में या 4 कारकों में पुनः वियोजित किया जा सकता है। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु संबंधी कारक और मृदा संबंधी कारक। तो कार्बनिक पदार्थ में शामिल होते हैं जिनमें कार्बन के अणु होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है, प्रोटीन शामिल होता है और वसा शामिल होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इस प्रकार शामिल होते हैं कार्बनिक पदार्थ में। अकार्बनिक पदार्थ में शामिल होता है जल शामिल होता है और नाइट्रोजन। अकार्बनिक पदार्थ में जल, नाइट्रोजन, सल्फर शामिल होता है। इस प्रकार से फास्फोरस शामिल होता है। इसी प्रकार से जलवायु संबंधी कारक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तापमान शामिल होता है ना। इसके अलावा प्रकाश शामिल होता है, हवा शामिल होता है ना। बात करें आर्द्रता शामिल होगा। मृदा संबंधी कारक की अगर हम लोग बात करें तो मृदा में होता है ह्यूमस, तो ये शामिल होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मृदा में क्या होती है, नमी होती है। तो यह भी एक मृदा संबंधी कारक होगी। तो इस प्रकार हम अजैविक घटक को 4 भागों में वियोजित करते हैं। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु संबंधी कारक और मृदा संबंधी कारक। तो कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा शामिल होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में जल, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस शामिल होता है। जबकि जलवायु संबंधी कारक में तापमान, प्रकाश, हवा और आर्द्रता शामिल होता है। मृदा संबंधी कारक में ह्यूमस और नमी शामिल होता है।
हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी। खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी, इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फूड चेन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एकदिशीय होता है। खाद्य ऊर्जा का, है ना, खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, खाद्य ऊर्जा का क्या होता है? जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। इसको समझेंगे, खाद्य ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से एक दिशीय होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पौधे हैं, पौधे को टिड्डा खाता है। पौधे को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेंढक खाता है। टिड्डा को मेंढक खाता है। और मेंढक कौन खाता है? तो सांप खाता है। मेंढक कौन खाता है? सांप खाता है। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं पौधे भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए ये क्या है? तो उत्पादक है ना। पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। एवं टिड्डा, ये जो टिड्डा है उनसे खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। किससे? तो इस पौधे से। एवं टिड्डा इस पौधे से खाद्य ऊर्जा को प्राप्त करता है। टिड्डा मेंढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो टिड्डा है इस मेंढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि मेंढक कहाँ से एनर्जी प्राप्त करती है? टिड्डा को खाकर एनर्जी प्राप्त करती है। इसी प्रकार से सांप, इसी प्रकार से जो सांप होता है, ये जो सांप है, ये सांप क्या करेगा? मेंढक से खाद्य ऊर्जा प्राप्त करेगा। ये मेंढक को खा करके खाद्य ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की हो सकती है। यहाँ पर देखें तो 1, 2, 3 और 4 स्तर तक की बनी है। खाद्य श्रृंखला जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर तक की हो सकती है। मान लो कोई सांप को खाने वाला है, जैसे हम लोग कहें बाज, जैसे हम लोग कहें क्या? बाज। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला अधिक से अधिक 5 स्तर तक की हो सकती है। ये जो बाज है सांप को खा करके एनर्जी प्राप्त करेगा। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की हो सकती है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है, बाकी 90% ऊर्जा की हानि होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जब टिड्डा पौधों को खाता है, हरे पेड़ पौधों को खाता है, तो हरे पेड़ पौधों में कितनी एनर्जी है? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए इनमें एनर्जी है 100% एनर्जी है। तो लिंडेमान ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लिंडेमान का 10% का नियम या 10% का सिद्धांत कहा जाता है। लिंडेमान ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे लिंडेमान का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो हरे पेड़ पौधे हैं, चूंकि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और वो उत्पादक होते हैं, तो उनमें जो ऊर्जा होती है, ये अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? हरे पेड़ पौधे। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इनके पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, भोजन का निर्माण करते हैं। तो इनमें जो पौधे होते हैं उनमें 100% ऊर्जा होती है क्योंकि एक उत्पादक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो लिंडेमान ने क्या बताया कि कोई भी उपभोक्ता अगर उत्पाद को खाता है तो उसमें 10% केवल ऊर्जा प्राप्त होती है उसे, और 90% ऊर्जा की हानि होती है। 10% ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है, और 90% ऊर्जा क्या होती है? उसकी हानि होती है। तो पौधों में 100% ऊर्जा है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और ये उत्पादक होते हैं, इसीलिए इनमें 100% ऊर्जा है।
अब टिड्डा अगर पौधों को खाएंगे तो टिड्डे में एनर्जी कितनी होगी? 100% का 10%, यानी कि 10 होगा। अब यदि मेंढक टिड्डे को खाएंगे तो इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होगा? 1% होगा। इसमें कितना होगा? 1% होगा। अगर ये सांप मेंढक को खाया तो उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होगा? 0.1% होगा। इसी प्रकार से अगर बाज सांप को खाया तो इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कितना हुआ? 0.01% होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लिंडेमान का 10% का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है? तो इसके अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है केवल 10% होता है, बाकी 90% ऊर्जा की हानि होती है। 90% ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। तो किसी भी पारितंत्रक में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी। जो हरे पेड़ पौधे होंगे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं सूर्य के प्रकाश की सहायता से करेंगे, उनमें क्या होगी? अत्यधिक ऊर्जा होगी। और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता जो होंगे, जैसे कि ये पंचम श्रेणी का उपभोक्ता है, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो उपभोक्ता है, इनमें सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इनको सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे में यहाँ पर 100% ऊर्जा है, जबकि बाज में एनर्जी कितनी है? 0.01% का स्थानांतरण हुआ। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होते होते बाज में ऊर्जा कितना गया? 0.01%। ठीक है। तो इस कारण जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, वो कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। इसी कारण से ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है। क्यों वो सीधा बनता है? क्योंकि जो मूल उत्पादक होते हैं उनमें ऊर्जा अत्यधिक होती है, और जो अंतिम उपभोक्ता होता है, जो पंचम उपभोक्ता होता है, जो चतुर्थक उपभोक्ता होता है, उसमें क्या होता है? जो एनर्जी होता है वो कम होता है। तो ऊर्जा का अगर हम पिरामिड बनाएं, तो वह कुछ इस प्रकार से बनता है ना। ये ऊर्जा पिरामिड है। ये क्या है? तो ऊर्जा पिरामिड है। ऊर्जा पिरामिड बनाएं तो सबसे नीचे में ग्राउंड लेवल में जिनमें सबसे ऊर्जा अधिकतम होती है वो कौन है? हरे पेड़ पौधे। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक या स्वपोषी बोलते हैं। उत्पादक बोलेंगे। उसके बाद इस उत्पादक को कौन खाएंगे? अपना भोजन प्राप्त करेंगे। खाकर कौन अपना भोजन प्राप्त करेंगे? तो प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। उसके बाद जो है ना, ये उत्पादक को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसके ऊपर क्या आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे। उसके बाद कौन आएंगे? तृतीयक उपभोक्ता आएंगे, है ना। इस प्रकार से तृतीयक उपभोक्ता आएंगे। तो आपने देखा कि ऊर्जा का प्रवाह किससे कहाँ से कहाँ और हो रही है? उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। तो इस कारण ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय हो रहा है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में हो रहा है, तो ऊर्जा का प्रवाह भी एक दिशीय हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वह हमेशा इस प्रकार से सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। सबसे पहले उत्पादक में अधिक ऊर्जा होती है। उसके बाद केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता में होती है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता में संचित ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा द्वितीयक उपभोक्ता को प्राप्त होता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में जितनी ऊर्जा होगी उसका 10% ऊर्जा क्या होगी? तृतीयक उपभोक्ता को प्राप्त होगी। बाकी 90% ऊर्जा की क्या होगी? तो हानि होगी। ये किसका सिद्धांत है? तो ये लिंडेमान का सिद्धांत है। लिंडेमान का 10% का सिद्धांत, इसे किस नियम जाना जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग लिंडेमान का, है ना, लिंडेमान का 10% का सिद्धांत। लिंडेमान का 10% का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है केवल 10% होता है, और 90% ऊर्जा की क्या होती है? तो हानि होती है। 90% ऊर्जा की हानि होती है। इसको अगर हम अलग अलग उदाहरणों के थ्रू समझें तो खाद्य श्रृंखला के स्तर को हम लोग देखें, अलग अलग उदाहरणों के थ्रू हम लोग समझते हैं खाद्य श्रृंखला के, है ना, खाद्य श्रृंखला स्तर के रूप में अलग अलग उदाहरणों को लें तो पहला हम लोग देखते हैं 2 स्तरीय। कितने स्तरीय? 2 स्तरीय।
दो स्तरीय में हम लोग देखते हैं कि पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं जो उत्पादक हैं, अपनी ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करेंगे। इसमें ऊर्जा कितनी है? 100% है। इसको कौन खाएगा? तो मान लो इसको हाथी खाते हैं। कौन खाते हैं? हाथी खाते हैं। तो पौधे से हाथी में ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होगा? 10% होगा। ठीक है, बाकी जो 90% होगी वो ऊर्जा की हानि होगी। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लिंडेमान का 10% का सिद्धांत कहेंगे। मान लो त्रिस्तरीय ऊर्जा, त्रिस्तरीय खाद्य श्रृंखला की बात करें, है ना, त्रिस्तरीय खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो जैसे पौधे हैं, पौधे को कौन खाएंगे? पौधे को मान लो हिरण खाता है, और हिरण को कौन खाता है? तो हिरण को बाघ खाता है। हिरण को बाघ खाता है। तो हरे पेड़ पौधे में 100% ऊर्जा है। यहाँ से 10% ऊर्जा, यानी कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ होगा? हिरण में होगा। तो 100% का 10% कितना होगा? 10। इस 10% ऊर्जा का स्थानांतरण अगर बाघ हिरण को खाएगा तो कितना होगा? बाघ हिरण को खाएगा तो 1% होगा। ठीक है ना। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा हो रहा है? एक दिशीय हो रहा है। कैसा हो रहा है? एक ही दिशा में हो रहा है कि नहीं? तो एक दिशीय हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम चतुर्थ स्तरीय या 4 स्तरीय ऊर्जा स्तर को देखें तो इसमें शामिल होंगे कौन? पौधे शामिल होगा। पौधे को कौन खाएगा? तो खरगोश खाएगा, है ना। पौधे कौन खाएगा? खरगोश। और खरगोश को कौन खाएगा? लोमड़ी। और लोमड़ी कौन खाएगा? है ना, लोमड़ी को कौन खाएगा? तो बाघ खाएगा। तो इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण देखिए यहाँ भी एक ही दिशा में हो गया। पंच स्तरीय की बात हम लोग यहाँ पर कर ही चुके हैं। पंच स्तरीय ऊर्जा स्तर की बात हम लोग यहाँ पर कर ही चुके हैं। तो आशा है कि आपको लिंडेमान का 10% का नियम या 10% का सिद्धांत आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें कहा जाता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है केवल 10% होता है, जबकि 90% ऊर्जा की हानि होती है। हमारा अगला टॉपिक है खाद्य जाल। तो खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का जो मार्ग होता है, या हम लोग कहें कि जो ऊर्जा स्थानांतरण का मार्ग होता है, ऊर्जा स्थानांतरण का जो मार्ग होता है वो कैसा होता है? बहुदिशीय होता है। कैसा होता है? बहुदिशीय होता है। ऊर्जा स्थानांतरण का मार्ग होता है वो बहुदिशीय होता है। किसमें होता है? तो खाद्य जाल में होता है। इसके अलावा पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखती है। अब हम उदाहरण के थ्रू खाद्य जाल को समझने का प्रयास करते हैं। जो होते हैं वे अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश द्वारा स्वयं करते हैं। अतः इनमें जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। चलिए, पौधे कौन खाते हैं? पौधे को खाते हैं खरगोश। पौधे कौन खाते हैं? तो खरगोश खाते हैं। इसके अलावा पौधे को और कौन खाते हैं? टिड्डा भी खाता है। टिड्डा भी खाता है। इसके अलावा पौधे को और कौन खाते हैं? तो बकरी भी खाता है। इसके अलावा कौन खाते हैं? बकरी भी खाता है। बकरी को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। बकरी कौन खाता है? मनुष्य खाता है कि नहीं? तो वैसे ही पौधे को कौन खाता है? पौधे को भी कौन खाता है? मनुष्य खाता है। पौधे को खरगोश भी खाता है। खरगोश को कौन खाता है? तो लोमड़ी खाता है ना। लोमड़ी अपना भोजन ग्रहण करता है। लोमड़ी को शेर खा जाता है। लोमड़ी कौन खाता है? तो शेर खा जाता है। अब देखिए टिड्डा है। टिड्डा से आगे बढ़िए, टिड्डा कौन खाता है? तो यहाँ पर मेंढक खाता है। इसी प्रकार से मेंढक कौन खाता है? तो सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? बाज खाता है। सांप कौन खाता है? बाज खाता है। सांप को इसके अलावा कौन खाता है? तो सांप को खाता है मोर। सांप को कौन खाता है? मोर खाता है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हम एक खाद्य जाल का निर्माण करके समझ सकते हैं कि अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का क्या होता है? ये समूह होता है। इसमें ये एक खाद्य श्रृंखला है, ये एक खाद्य श्रृंखला है, ये एक खाद्य श्रृंखला है। और इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय न होकर के क्या होता है? बहुदिशीय होता है। अगर ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता तो केवल इसी प्रकार से होता, लेकिन देखिए यहाँ पर ये बहुदिशीय है ना। इस दिशा में भी चल रही है, इस दिशा में भी चल रही है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा हो रहा है? खाद्य जाल में बहुदिशीय हो रहा है।
तो ज़रूर जा कर के देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।